मैं सबसे पहले मनु संस्कृति संस्थान का आभार व्यक्त करता हूं। भाई श्री वरुण का बहुत आभारी हूं, ठाकुर विक्रम सिंह जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया और मेरे एक बहुत प्रिय विषय पर बात करने का, संवाद करने का आपसे मौका दिया। भारत देश में सन 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के विषय में पिछले कई वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज एकत्रित करता रहा हूं, उनका अभ्यास करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और ये जानने और समझने की कोशिश करता रहा हूं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके परिणाम कहां तक गए थे और उस क्रांति ने हमारे देश में ऐसा क्या उथल पुथल मचाया जो अंग्रेजों को भारत छोड़कर चला जाना पड़ा, जबकि अंग्रेजों की इच्छा बिल्कुल नहीं थी भारत को छोड़ने की। और दुनिया के 71 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य चलता था, जिन देशों के साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों का साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, एक देश में सूरज डूबता है तो दूसरे देश में उग जाता है, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने बहुत गहराई से जड़ें जमाई थी हमारे देश में, आखिर 1857 की क्रांति के बाद क्यों इस देश से जाने के लिए मजबूर हो गए? ये सब कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिनको मैं आपके साथ मिलकर आज के इस व्याख्यान के माध्यम से समझने की कोशिश करूंगा। और जो भी थोड़े बहुत दस्तावेज मैंने देखे हैं अंग्रेजों की संसद की लाइब्रेरी में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की लाइब्रेरी में, भारत के जो आर्काइव्स हैं, जो यहाँ के अभिलेखागार हैं, वहां पर जो दस्तावेज रखे हैं, अन्य कई पुस्तकालय हैं हमारे देश के, वहां पर जो 1857 के बारे में दस्तावेज रखे हैं, उनके कुछ संदर्भ आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश में 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, ये सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई तो सारे भारत के इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार भी इस बात को अब मानते हैं कि इस 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 29 मार्च 1857 को हमारे भारत देश में बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर है कलकत्ता, आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, उसके पास में बैरकपुर नाम की एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेजों की सेना रहा करती थी। उस बैरकपुर छावनी में भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिवीर श्री मंगल पांडे काम किया करते थे। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए थे एक सिपाही के रूप में और सेना के कार्य में लगे हुए थे। उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? हमारे भारत में सन 1856 से अंग्रेजों की सरकार ने कुछ ऐसे कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सेना जो कारतूस इस्तेमाल किया करती थी, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का तेल निकालकर लगाया जाता था और भारत के सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उनको वो कारतूस मुंह से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए, उन कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी रहती थी। उस टोपी को खोलकर कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। वो जो टोपी लगाई जाती थी कारतूस की, उस टोपी को आसानी से लगाया जा सके और आसानी से निकाला जा सके, उसके लिए चिकनाई की जरूरत पड़ती थी, तेल की जरूरत पड़ती थी। और 1856 के आसपास सबसे सस्ती चिकनाई जो भारत में मिलती थी, सबसे सस्ती और सबसे आसानी से जो चिकनाई भारत में मिलती थी, वो गाय के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था।
सुअर के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था। 1 किलो चिकनाई गाय के मांस में से निकाली हुई 4 आने में मिल जाया करती थी। 4 आने किलो, 4 आना आप समझते हैं 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। उस 16 आने के रुपए का 4 आना हिस्सा, तो 4 आने में 1 किलो चिकनाई मिल जाती थी, गाय के मांस में से निकाली गई, और लगभग 4 आने में ही मिल जाती थी सुअर के मांस में से निकाली हुई। अंग्रेजों की सरकार इन चिकनाइयों का इस्तेमाल कारतूस की टोपी को लगाने में, और वो टोपी मुंह से खोली जाए तो आसानी से निकल जाए, इसके लिए प्रयोग किया करती थी। अंग्रेजों ने जब ये कारतूस इस्तेमाल करना शुरू किया तो भारत के जो सैनिक अंग्रेजों की सेना में नौकरी किया करते थे उनको इस बात पर बहुत आपत्ति हुई, और कई सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया अंग्रेजी शासकों के सामने, अंग्रेजी सेना के बड़े अधिकारियों के सामने। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब भी भारतीय सैनिकों ने ये विरोध दर्ज कराया कि हमको गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो अंग्रेजों के जो फौजी अफसर हुआ करते थे उन्होंने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन्होंने इसको कोई महत्व भी नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि अंग्रेज खुद गाय का मांस खाते थे और अंग्रेजी सेना का एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन गाय का मांस खाया करता था। अंग्रेजी सेना के बहुत बड़े हिस्से में सुअर का भी मांस खाया जाता था। आप जानते हैं अंग्रेज आए थे यूरोप के इलाके से, और यूरोप के इलाके में गाय का मांस खाना सामान्य बात है, सुअर का मांस खाना और भी सामान्य बात है। 2 ही तरह के मांस पूरे यूरोप और अमेरिका में खाए जाते हैं। एक मांस को बीफ कहते हैं अंग्रेजी में, बीफ माने गाय का मांस, और एक मांस को पोर्क कहते हैं, पोर्क माने सुअर का मांस। तो बीफ और पोर्क खाने वाले अंग्रेज थे, गाय का भी मांस खाते थे, सुअर का भी मांस खाते थे। उनके लिए ये कोई महत्व की बात नहीं थी कि गाय का मांस और सुअर का मांस किसी कारतूस में लगा दिया जाए और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़े। उनके लिए तो ये सामान्य बात थी क्योंकि वो खाया करते थे। लेकिन भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो नागरिक थे और अंग्रेजी सेना में काम करते थे, उनके लिए ये बहुत आपत्तिजनक था। जो हिंदू थे और भारतीय थे उनके लिए यह आपत्तिजनक था कि गाय का मांस कारतूस पे लगाया जा रहा है, और जो मुसलमान थे और भारतीय थे उनके लिए यह आपत्तिजनक था कि सुअर का मांस लगाया जा रहा है। इसलिए भारत के सैनिकों ने यह सवाल उठाना शुरू किया सन 1856 से, लेकिन अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिन भारतीय सैनिकों ने आपत्ति उठाई थी इन कारतूसों के सवाल पर, उनमें से एक भारतीय सैनिक थे अमर शहीद मंगल पांडे, जिनका नाम हम बड़े आदर से और सम्मान से लेते हैं। उन्होंने 29 मार्च सन 1857 को भरी परेड के मैदान में अंग्रेज अधिकारी से सीधे एक सवाल पूछा। परेड हो रही थी बैरकपुर की छावनी में, सवेरे का समय था, करीब 9 बजे के आसपास का। सारे भारतीय सैनिक लाइन से खड़े हुए थे परेड के लिए। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। उस ह्यूसन नाम के अंग्रेज अधिकारी को अमर शहीद मंगल पांडे ने सीधे एक प्रश्न किया कि क्या हमको अंग्रेज सरकार की तरफ से जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है? तो मेजर ह्यूसन ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ना उसने हां कहा और ना उसने ना कहा। अमर शहीद मंगल पांडे ने फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या हमें जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है? मेजर ह्यूसन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, ना हां कहा ना ना कहा। बस इतने से में गुस्सा आया अमर शहीद मंगल पांडे को। उनके पास अपनी सर्विस राइफल थी, बंदूक थी, उसमें 2 गोलियां भरी हुई थी। उन्होंने वो बंदूक सीधे मेजर ह्यूसन के ऊपर चलाई। मेजर ह्यूसन को गोली लगी, लगने के बाद वो जमीन पे गिरा, थोड़ी देर तड़पा और मर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक दूसरा सहयोगी था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट वॉग।
वॉग नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था वो मंगल पांडे को पकड़ने के लिए घोड़े पर चढ़कर दौड़ा। मंगल पांडे ने दूसरी गोली चलाई और वो दूसरी गोली लेफ्टिनेंट वॉग के घोड़े में जाकर लगी और घोड़ा जमीन पर धराशायी हुआ और वॉग घोड़े से गिरकर जमीन पर उठने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में मंगल पांडे ने क्या किया, उनकी जो राइफल थी उसमें एक संगीन लगी हुई थी, वो संगीन को लेके दौड़े और बाघ के छाती में उन्होंने सीधे वो संगीन उतार दी और उसके बाद खून का फव्वारा छूटा और वॉग 4 से 5 मिनट में तड़पकर वहीं मर गया। बहुत सारे भारतीय सैनिक ये दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भी कुछ न कुछ करने का गुस्सा और जज्बा पल रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने सभी क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इन अंग्रेजों ने हमारा देश हमसे छीन लिया है, इन अंग्रेजों ने हमारी आजादी हमसे छीन ली है, इन अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया है, इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों ने भारत की लूट की है। इस तरह का एक लंबा सा भाषण लगभग 15 से 20 मिनट का अमर शहीद मंगल पांडे ने दिया। भारतीय सैनिकों में थोड़ा सा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी समय अंग्रेजों के एक बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी हो गई कि मेजर जनरल ह्यूसन और उसके बाद लेफ्टिनेंट वॉग ये दोनों मारे जा चुके हैं और अमर शहीद मंगल पांडे ने गोली चलाई है। तो अंग्रेजों की एक बड़ी फौज आई और उस बड़ी फौज ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। मंगल पांडे ने अपनी राइफल का कारतूस भरने का जो समय था वो समय का इस्तेमाल न करते हुए राइफल में आगे जो संगीन निकली रहती है, जो तलवार की धार की तरह से काम करती है, उसका सदुपयोग करना शुरू किया और उस राइफल को तलवार की तरह से चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के गले काटे, कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। अंत में मंगल पांडे पकड़ लिए गए, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला। 10वें दिन उनको फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में अमर शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। समस्या ये हुई थी उस समय कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फांसी की घोषणा हो चुकी थी लेकिन उनको फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जितने भी जल्लाद अंग्रेजों की सेना में उस समय नौकरी करते थे बैरकपुर की छावनी में, सबने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि फांसी की सजा तो होनी है, अब जल्लाद कोई तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से फिर कुछ दूसरे जल्लादों को मंगवाया। उन जल्लादों को बहुत ज्यादा पैसे का लालच दिया गया और न सिर्फ पैसे का लालच दिया गया बल्कि उनको बहुत ज्यादा बड़ी तरक्की मिल जाएगी सेना में, फौज में, उनके बच्चों को जिंदगी भर के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। ऐसे लालच के साथ 4 जल्लाद कलकत्ता से बुलाए गए। उन जल्लादों ने 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। ये दृश्य जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि मंगल पांडे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि क्या कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। इस सीधे सवाल का जवाब न देकर अंग्रेजों ने झूठ मूठ में कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी है। तो भारत के सैनिक जो उस छावनी में रहते थे उनमें बहुत गुस्सा और विद्रोह पैदा हो गया और बहुत अच्छा एक काम उन सैनिकों ने मिलकर कर लिया। करीब 1100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे की फांसी होने के थोड़ी देर के बाद ही एक संकल्प कर लिया कि अब हम इस गुलामी की नौकरी को छोड़ देंगे, इन अंग्रेजी फौज की नौकरी को हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि ना जाने हमारे साथ ऐसा कब क्या हो जाए जो मंगल पांडे के साथ हुआ।
तो 1100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। वहां से वो जुलूस बनाकर थोड़ी दूर तक पैदल चलकर गए। बैरकपुर में जहां पर यह घटना घटित हुई थी, उससे थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है। ये गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका उद्गम स्थान गंगा नदी का गंगोत्री है, लेकिन अंतिम स्थान गंगा सागर है। गंगा सागर से पहले कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता के नजदीक में बैरकपुर है। तो बैरकपुर छावनी से ये 1100 सैनिक निकले और जुलूस की शक्ल में अंग्रेजी सेना की जो वर्दी उनको मिली थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उनको जो टोपियां दी गई थी वो टोपियां उतार के उन्होंने फेंक दी। उनको छाती पर लगाने के लिए बैज मिलते थे अंग्रेजों की सेना में, वो बैज उन्होंने नोचकर फेंक दिए। अपनी साधारण भारतीय पोशाकों में वो तैयार होकर गंगा नदी के किनारे गए और सभी ने गंगा जल अपनी अंजुली में भरा और अंजुली में गंगा जल भर के उन्होंने एक संकल्प किया कि जिन अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटा है, जिन अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बढ़ाया है, जिन अंग्रेजों ने आजादी को भारत का समाप्त कर दिया है, सभ्यता संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों को अब हम भारत में रहने नहीं देंगे और इन अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। ये जो 1100 सैनिक थे, इन्होंने 4-4, 5-5 सैनिकों के समूह बनाए और पूरे देश में इन्होंने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैल जाने का फैसला किया और ये समूह पूरे देश में फैल गए। इन समूहों में जो सैनिक थे, इन सैनिकों का भविष्य जो है कोई बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन देशभक्ति का ज्वार उनमें इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने भविष्य की परवाह न करते हुए, अपने परिवार और बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ उन्होंने फौज में देखा था वो गांव में जाकर सुनाना शुरू किया। अंग्रेज कैसे गाय काटते हैं और गाय का मांस किस तरह से खाया जाता है, अंग्रेज कैसे सुअर काटते हैं और सुअरों का मांस किस तरह से खाते हैं, फिर किस तरह से भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोगों की जो मान्यताएं हैं उन पर कैसे फिक्रे कसते हैं, ये सब बातें इन सैनिक समूहों ने गांव-गांव जाकर कहना जब शुरू किया तो धीरे धीरे गांव में ऐसा माहौल बनने लगा, शहरों में ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत हो जाए। एक तरफ ये सैनिक थे जो सेना की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव घूम रहे थे, दूसरी तरफ हमारे इस देश के एक महान तपस्वी संत परम पूजनीय महर्षि दयानंद थे, जिन्होंने भारत के साधारण से लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाना उस समय शुरू किया हुआ था। ये जो सैनिक थे जो सेना छोड़कर भारत में आजादी की लड़ाई के लिए लग गए थे, ये पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा घूम रहे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद और उनके जो सहयोगी थे वो उत्तर भारत में काफी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर इस पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में और अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन खड़ा करने में लगे हुए थे। दोनों का संगम हो गया। सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक और समाज में काम करने वाले परम पूजनीय महर्षि दयानंद के तैयार किए हुए सैनिक, ये दोनों जब मिले तो इसमें से विस्फोट हो गया और ये विस्फोट हुआ इसी मेरठ की पवित्र भूमि पर जहां हम बैठे हैं। जब उत्तर भारत के महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोगी और उनके शिक्षित और दीक्षित शिष्यों ने और दक्षिण भारत पूर्वी भारत से आए हुए इन सैनिकों ने एक दूसरे के संवादों से, एक दूसरे की बातों से मन में जब बड़े संकल्प कर लिए तो उस संकल्प का पहला प्रादुर्भाव इस मेरठ की भूमि पर हुआ 10 मई 1857 को। हुआ क्या था मेरठ में, एक घटना घटित हुई थी। आप जानते हैं बैरकपुर जैसे बड़ी छावनी थी, वैसे ही मेरठ भी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी थी उत्तर भारत में।
उत्तर भारत में अंग्रेजों की दो ही सबसे बड़ी छावनियां हुआ करती थी। एक तो अंबाला, जिसको आज अंबाला कैंट कहा जाता है, और दूसरा था ये मेरठ। ये मेरठ कैंट का पूरा इलाका अंग्रेजों की छावनी का इलाका था। इस अंग्रेजी छावनी में 6 मई 1857 को बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। 6 मई 1857 को यहां मेरठ कैंट में परेड हो रही थी। उस परेड में भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे, उनको ये कारतूस दिए गए इस्तेमाल करने के लिए, और आदेश मिला कि इन कारतूसों को चलाओ। तो भारतीय सैनिकों ने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया। 6 मई 1857 को ये कारतूस चलाने से जब सैनिकों ने मना किया, तो अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए और उनको ये समझ में आने लगा कि बैरकपुर में जो घटना घटित हुई है, अमर शहीद मंगल पांडे की बगावत और क्रांति के रूप में, वो शायद मेरठ में भी घटित हो सकती है। वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो सकता है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने ये फैसला कर लिया कि मेरठ में जो क्रांतिकारी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की फौज में हैं, इन सबको फौज से निकाल दिया जाएगा और इनको हथकड़ियां पहनाकर जेल में डाला जाएगा और इनके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और इनको जितनी भी बेइज्जती हो सकती है वो बेइज्जती इनकी की जाएगी। 6 मई 1857 को अंग्रेजों ने ये तय कर लिया और 9 मई 1857 को सवेरे करीब 9 साढ़े 9 बजे मेरठ कैंट में 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को फौज में से निकालने का आदेश सुना दिया गया, क्योंकि वो 90 सैनिक थे जिन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि इन सभी सैनिकों को हथकड़ियां पहना दी जाएं, इनके कपड़े उतारे जाएं, इनकी टोपियां उतारी जाएं, इनके बैज छीन लिए जाएं और इनको हाथ को पीछे बांधकर इनकी नंगे शरीर से परेड निकाली जाए। भारतीय सैनिकों का ये अपमान बहुत ज्यादा उन्होंने 9 मई को कर दिया। सभी सैनिकों के कपड़े उतार लिए, उनके हाथ पीछे बांध दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां और उनका परेड मैदान में जुलूस निकलवा दिया। तो जो दूसरे भारतीय सैनिक इस घटना को देख रहे थे, उनके मन में बहुत गुस्सा पैदा हुआ और उन सैनिकों ने अपने गुस्से का उस समय तक तो कोई इजहार नहीं किया, उस समय तक तो गुस्से को उन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन शाम को करीब 5 बजे के आसपास जो भारतीय सैनिक गुस्सा प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरठ शहर के बाजार में निकले कुछ सामान आदि खरीदने के लिए। तो बाजार में कई महिलाओं ने उनके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणियां कर दी। कई माताओं ने, बहनों ने उनको ये कहा कि तुम्हारे जो सहयोगी रहे, तुम्हारे जो भाई रहे, अंग्रेजों ने ऐसे 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों का जो अपमान किया है, उनकी वर्दियां उतारी हैं, उनको शरीर नंगा करके उनकी परेड निकाली है, उनको जो है हथकड़ी और बेड़ियां डालकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम कैसे भारतवासी हो, अपने भाइयों के इस अपमान पर चुपचाप बैठे हो। तो सैनिकों का गुस्सा भड़क गया, वो लौटकर वापस आए बाजार से। आपात एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और उस मीटिंग में ये तय कर लिया कि कल सवेरे 10 बजे, 10 मई को सवेरे 10 बजे, ये घटना है 9 मई की, उन्होंने संकल्प किया कि अगले दिन सवेरे 10 बजे हम कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे अंग्रेज भी कांपेंगे और अंग्रेजों की सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे 10 मई को संयोग से रविवार का दिन था और रविवार के दिन आप सभी जानते हैं अंग्रेजों की सरकार के जो अंग्रेजी सैनिक थे वो चर्च जाया करते थे और चर्च जाना उनके लिए बहुत जरूरी बना दिया गया था। हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था वेलेजली। उसने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने वाले हर अंग्रेज सैनिक के लिए यह कानून बना दिया था कि रविवार के दिन उन्हें चर्च जाना बहुत जरूरी है। अगर वो चर्च नहीं जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा सकती है
उनकी सुविधाएं घटाई जा सकती हैं। तो सभी अंग्रेज तनख्वाह के लालच में, प्रमोशन के लालच में या थोड़ा डर कर चर्च जाया करते थे हर रविवार को। और ये वेलेस्ली नाम का ही अंग्रेज अधिकारी था जिसने रविवार की छुट्टी कराई थी पूरे भारत देश में, जो दुर्भाग्य से आजादी के 63 साल के बाद आज भी चल रही है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होगा क्योंकि उस दिन चर्च जाना है। और ये छुट्टी पहले की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बाद में ये छुट्टी कर दी गई भारतीय सैनिकों के लिए, और भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय नागरिकों के लिए जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। तो 10 मई को रविवार था। सारे अंग्रेज सैनिक रविवार के दिन यहां मेरठ के चर्च में गए हुए थे। वो चर्च की बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी यहां आप देख सकते हैं, जो कैंट एरिया में है। इधर भारतीय सैनिकों ने संकल्प कर लिया था कि अभी अंग्रेजों को सबक सिखा देना है। तो जब अंग्रेज चर्च में अंदर घुसे हुए थे और अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, बगावत हुई और सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने यहां का चर्च जला दिया, चर्च में आग लगाई। तो जो अंग्रेज चर्च के अंदर भरे हुए थे वो सब के सब अंदर जल के भस्म हो गए। उनकी कुछ स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों को भी उसमें जल जाना पड़ा, और कुछ छोटे बच्चे थे उनको भी उस चर्च में जल जाना पड़ा। कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां संयोग से निकलकर बाहर आ गए थे, लेकिन उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि चर्च में आग लगाने का काम भारतीय सैनिकों ने जरूर किया था, लेकिन आग लगते समय हजारों की संख्या में मेरठ के नागरिक भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने चर्च को चारों तरफ से घेर रखा था। और उनके मन में गुस्सा इस बात का था कि एक भी अंग्रेज को यहां से हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जो भी चर्च के अंदर है उसको तो अब यहां से सीधे भगवान के पास ही भेजेंगे। उसी के बाद चर्च जलने के बाद यहां अंग्रेज अधिकारियों के जितने बंगले थे एक एक करके सब में आग लगाई गई और उन बंगलों में जलकर कई अंग्रेज अधिकारी राख हो गए, खाक हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मेरठ नगर के नागरिकों के साथ मिलकर पूरे शहर में एक एक मोहल्ले में ये ढूंढना शुरू किया कि कहां अंग्रेज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली कि काफी अंग्रेज अपने घरों से भागकर किसी दूसरे के घर में छुप गए हैं, गलियों में चले गए हैं। और भारतीय सैनिक उनको ढूंढते रहे। शाम हो गई और शाम करीब 6-7 बजे तक आते आते मेरठ में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। सभी अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों ने और मेरठ के नागरिकों ने मिलकर कत्लेआम कर दिया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत हैरानी होगी कि सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, सैनिकों के पास तो संगीनें थी, तलवारें थी, उनसे वो अंग्रेजी सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरठ के जो नागरिक थे उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में तो तलवार नहीं थी। तो अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मेरठ के नागरिकों के हाथ में फसल काटने वाला हसिया था, जिससे फसल काटी जाती है। गेहूं की फसल हम काटते हैं, धान की फसल काटते हैं, वो हसिया था लोगों के हाथ में। और उस हसियों को लेकर माताएं बहनें सड़क पर और भाई भी सड़क पर घूम रहे थे और जहां कोई अंग्रेज मिलता था गर्दन उसकी हसिये से काटते थे। सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, तलवारें थी चलाने के लिए, लेकिन साधारण नागरिकों के हाथ में तो हसिया था। कुछ साधारण नागरिकों के बारे में अंग्रेज दस्तावेज बताते हैं, अंग्रेजी दस्तावेज, कि उनके हाथ में खुरपी थी, खुरपा था, हसिया था। ऐसी चीजों को लेकर ये सारे नागरिक इकट्ठे हुए थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली जो बात है वो ये कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जब इन नागरिकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि मेरठ के आसपास के लगभग 40 से ज्यादा गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। इन 40 गांवों की पूरी सूची है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये सब गांव मेरठ के आसपास के गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में हैं और कुछ गांव हैं
जो मेरठ से मोदी नगर के बीच में है। इन 40 गांवों के नागरिकों की संख्या हजारों में थी, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से कत्लेआम करा दिया। उसके बाद रात हो गई।